आज फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं प्रोफेसर गौरव वल्लभ की बात तथ्यों के साथ कार्यक्रम का 5वां संस्करण लेकर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का वित्तीय विश्लेषण करने वाला हूं। आपके सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अचानक से मैं LIC का वित्तीय विश्लेषण क्यों करना चाहता हूं। मैं इसलिए करना चाहता हूं कि परसों LIC ने अपने कुछ नतीजे घोषित किए और उन नतीजों से हम सब लोग अचंभित हैं। और क्यों अचंभित है, क्या कारण है, क्या ऐसा डाटा जो बाहर आया है जिससे हम सब लोग अचंभित हैं, उन सब के बारे में मैं आप सबके सामने कुछ पॉइंट्स, कुछ मुद्दे रखूंगा। मैं साथियों 4 सवाल लेकर आया हूं। उन चारों सवालों का उत्तर भी खोजने का प्रयास करूंगा और सरकार से भी गुजारिश है कि उन चारों सवाल का उत्तर मार्केट्स को भी दें और आम व्यक्ति को भी दें। साथियों, मैं अपने सवाल पहले बोलूं उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। मतलब 29 करोड़ भारतीयों का अटूट विश्वास भारतीय जीवन बीमा निगम में है। अगर हम एक परिवार में 4 सदस्य मान लें तो लगभग 116 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम से प्रभावित होते हैं। दूसरा तथ्य आपको देना चाहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा निवेशक है। द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन 2 तथ्यों को ध्यान में रख के पहला सवाल जो परसों के LIC के नतीजों के घोषणा के बाद आता है, यह है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या कारण थे कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2014 में जिसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट 8,456 करोड़ रुपया था, वो 2019-20 में बढ़कर 36,694 करोड़ रुपया हो जाता है। क्या कारण है, कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि 6 साल में NPA 333% की वृद्धि दिखा रहा है? इसका क्या कारण है? सवाल आपके मन में यह भी आएगा कि सर NPA तो बैंकों में होते हैं, बीमा कंपनी में NPA कैसे हो रहे हैं? आपको मैं बताऊं, LIC भी बड़ी कंपनियों को टर्म लोन्स देती है। टर्म लोन मींस लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लोन। LIC बड़ी कंपनियों में नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स खरीद के उनकी वित्तीय सहायता करती है। वहां पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो 8,400 करोड़ रुपए थे 2014 में, जो 2020 में बढ़कर 36,694 करोड़ रुपए हो गए। 333% की वृद्धि के क्या कारण है, ये किसी को नहीं पता है, पर मार्केट्स और आम आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम में अटूट विश्वास है आम हिंदुस्तानी का, एक ऑनेस्ट इंडियन का अटूट विश्वास है। एक ईमानदार भारतीय उस पर विश्वास करता है। कौन निवेश करता, कौन पॉलिसी लेता है जीवन बीमा निगम में? आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, किसान लोग, जिनके पास बहुत बड़ी रकम नहीं है निवेश करने के लिए। वो कुछ पैसा लगाती है LIC की पॉलिसी में, ये सोच के कि लाइफ भी इंश्योर हो जाएगी और कुछ रिटर्न भी मिल जाएगा अगर कोई आपदा या कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई तो 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है उसके अंदर। उसका NPA जो 2.44% था, NPA 2.44% था 2014 में, वो बढ़ के 8.17% 2020 31 मार्च को क्यों हो गया? कहां पर ऐसा निवेश हुआ? कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जहां पे भारतीय जीवन बीमा निगम ने निवेश किया और उन कंपनियों के से पैसा वापस नहीं आ रहा है, जिसके कारण एक आम हिंदुस्तानी का, एक ईमानदार भारतीय का पैसा जो वो LIC को देता है एक विश्वास के तहत, वो वहां क्यों डूब गया? कौन कौन सी कंपनियां, इसकी जानकारी दीजिए। दूसरा मेरा प्रश्न ये है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि LIC कंपनियों को टर्म लोन तो देता ही है, कंपनियों के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में तो पैसा लगाता ही है, इसके साथ साथ पूंजी बाजार में, शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट करता है।
और इस इन्वेस्टमेंट करने के तहत एक व्यवस्था की गई है कि जब भी एलआईसी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की घोषणा करता है तो उस क्वार्टर में उसके कौन कौन से निवेश की रेटिंग डाउनग्रेड हुई है उसकी पूरी डिटेल दी जाती है। पहली बार मार्च 2020 का जो क्वार्टर, जिसको कि हम क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 बोलते हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स डाउनग्रेड हुए उनकी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा क्या कारण है? हमेशा से भारतीय जीवन बीमा निगम हर क्वार्टरली रिजल्ट जब भी घोषित करता है तो उस क्वार्टर में उसका कौन कौन सा निवेश डाउनग्रेड हुआ है उन सारे निवेश का डिटेल ब्यौरा दिया जाता है। पर फाइनेंशियल ईयर 2020 के लास्ट क्वार्टर में जब परसों जो घोषणा की नतीजों की एलआईसी ने, उसमें डाउनग्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र तक क्यों नहीं किया गया, उसका डिस्क्लोजर क्यों नहीं किया गया, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हम लोगों के दिमाग में लगाता है, क्योंकि हम अपना छोटा छोटा पैसा जोड़कर एलआईसी को एक विश्वास के तहत देते हैं। तीसरा सवाल, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये संयोग है या प्रयोग है कि जब भी भारत सरकार किसी कंपनी का डाइवेस्टमेंट की घोषणा करती है तो या तो वो कंपनी अचानक से लॉस में चली जाती है या उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। आपको याद दिला दूं, पिछले बजट में मौजूदा केंद्र सरकार ने एलआईसी के 10% हिस्से को प्राइवेट हाथों में बेचने की बात की थी और अचानक से एलआईसी का एनपीए बढ़ जाता है। 2.44% जो था 2014 में, वो 8.17% हो जाता है। ये लगभग 3.5 गुना का जंप। क्यों? ये संयोग है या प्रयोग है? बड़ा कंफ्यूजन है और ये हर निवेशक, हर आम हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल है। और साथियों, चौथा सवाल मेरे से कई मेरे दोस्तों ने, कई मेरे रिश्तेदारों ने पूछा कि क्या एलआईसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है? उसका भी मैं उत्तर दूंगा। तो मैं चौथे सवाल का उत्तर देता हूं और ऊपर के 3 सवाल भारत की सरकार हमको जवाब दे, ताकि हम लोगों को निश्चिंतता रहे कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं, अपनी छोटी छोटी बचत जिस कंपनी में लगा रहे हैं, वो कंपनी स्थिर है, स्टेबल है, सॉल्वेंट है। हमको वो निश्चितता चाहिए। साथियों, आप सबके मन में ये डाटा सुन के एनपीएस जिस तरह से 3.5 गुना की वृद्धि हो जाती है, आपके मन में यह भी प्रश्न हुआ कि डाउनग्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का ब्यौरा क्यों नहीं दिया एलआईसी ने लास्ट क्वार्टर का। आपके मन में यह भी सवाल आया कि जब भी कंपनी की हिस्सेदारी बेचने का और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की हिस्सेदारी बेचने का भारत सरकार निर्णय ले ले तो अचानक से वो कंपनी की वित्तीय आप क्यों हो जाती है। इन सब का उत्तर, कोई निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। पर चौथे सवाल का मैं अपने ओर से एज ए इकोनॉमिस्ट आपको उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, एलआईसी का एनपीए निश्चित रूप से 8,000 करोड़ से 36,000 करोड़ 6 साल में हुआ है, तो इसका प्रभाव हमारी पॉलिसी के रिटर्न में आएगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता और कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि कोई प्रभाव नहीं आएगा। पर शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा, पर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में जो हमारी पॉलिसी के रिटर्न्स होते हैं, उसका इंपैक्ट, जो ये एनपीएस है, उसका रिटर्न पर इंपैक्ट निश्चित रूप से आएगा। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि एलआईसी स्टेबल तो है। मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में एलआईसी स्टेबल है। आज की तारीख में एलआईसी को कोई सॉल्वेंसी का खतरा नहीं है, पर रिटर्न्स जो हमें हमारी जो छोटी छोटी बचत हम पॉलिसी खरीदते हैं, उसमें हमें जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न्स में कमी की एक्सपेक्टेशन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आप जरूर करिए। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपकी जो भी पॉलिसी हो एलआईसी में, उसको वॉच करिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि एक तरफ तो डाउनग्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि एलआईसी एक बड़ा अपना जो पैसा हम सब लोगों से कलेक्ट करता है, उसका एक बड़ा भाग इन्वेस्टमेंट करता है, और डाउनग्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 का नहीं दिया गया, जबकि पहले हर क्वार्टर का दिया जाता था। तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। जब एनपी 8,000 से 36,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं, प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में जरूर कटौती होगी। इन सब डाटा को देखते हुए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, पर एज फार एज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ एलआईसी इज कंसर्न,
मींस निकट भविष्य में LIC सॉल्वेंट है, इससे अभी निकट एक इमीडिएटली घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, मुझे लगा कि मैं इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आप सब लोगों से अपनी बात साझा करूं, क्योंकि यह मुद्दा हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारी छोटी छोटी बचतें भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी के रूप में लगी हुई है। मैं फिर हाजिर होऊंगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।